नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, आपको करने हैं। उम्मीद है आप सारी वीडियोस देख रहे हैं तो ये भी ज़रूर देखेंगे। आज हम फिर से 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं साइकोलॉजी के और डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by। ये कह रहे हैं कि 4 distinct stages यानी कि 4 stages किसने दी हैं बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को पहचानने के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास है। देखिए एरिक्सन जो है उन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, ठीक है, और वो 8 स्टेजेस जब उन्होंने दी थी तो उन्होंने ये बताया कि बच्चा मतलब जब छोटे से बड़े तक आता है तो क्या क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, ठीक है। कोलबर्ग जो है वो उन्होंने मोरालिटी से रिलेटेड बात की है और उन्होंने 3 लेवल दिए हैं और उन 3 लेवल में उनके 2-2 सब पार्ट्स आ जाते हैं, तो टोटल हम 6 मान के चल सकते हैं। स्किनर जो है उन्होंने स्टेजेस देकर पर्टिकुलर बात नहीं की है। पियाजे जो है उन्होंने 4 स्टेज दी हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पर जो 4 स्टेजेस दी गई हैं वो पियाजे के द्वारा दी गई हैं, तो आंसर आपका क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। देखिए जो इनसाइट थ्योरी है, जैसे ही इनसाइट थ्योरी आए ना तो आपके दिमाग में दूसरा ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए और सीधा का सीधा आप जो है इनका नाम ढूंढ लीजिए। अगर आपको जेस्टॉल्ट का नाम मिल जाता है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इनसाइट थ्योरी जहां भी आती है वहां पर आप हमेशा याद रखिए, इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो योर आंसर विल बी ए। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगॉट्स्की जी के हिसाब से लर्निंग को किससे सेपरेट नहीं कर सकते आप। तो हमेशा दिमाग में हमें एक पॉइंट लेकर चलना है। वाइगॉट्स्की जी जब भी बात करते हैं तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को लेकर जरूर बात करते हैं, क्योंकि बच्चा सोसाइटी में रहता है, वहां से सीखता है, उनके साथ सीखता है, तो हम किसे सेपरेट नहीं कर सकते, उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो आंसर विल बी in a constructivist classroom as envisioned by Piaget and Vygotsky learning। ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम अगर हमारे पास है तो अगर हम उसमें पियाजे और वाइगॉट्स्की को ध्यान में रखते हैं तो उन दोनों के हिसाब से लर्निंग कैसी होगी। भाई जब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है तो बच्चा कैसा होगा? एक्टिव होगा, करके सीखेगा, इंटरेक्शन से सीखेगा, कोई पनिशमेंट से नहीं सीखने वाला, किसी तरीके के रीइंफोर्समेंट से नहीं सीखने वाला, है ना। तो यहाँ पर पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या है। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल। जी पहली लाइन हमें देखिए कितनी पॉजिटिव मिल गई है, बच्चा एक्टिव रोल होगा उसका और अपने आप वो कंस्ट्रक्ट करेगा, अपने आप सीखेगा। इज ऑफरिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर, जब टीचर रीइंफोर्समेंट देगा तो वो सीखेगा, तो बात ही नहीं करनी है जी इस ऑप्शन की, तो ये हो गया हमारा गलत, ठीक है। लर्निंग इज डिक्टेटेड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर पैसिव। जब पैसिव ही आ गया तो कंस्ट्रक्टिविज्म खत्म हो जाता है, तो ये खत्म हो गया ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दीजिए। हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स। ये कहते हैं कि लर्निंग होती है जब हम स्टिमुलस देते हैं और उस पर जब हमें रिस्पॉन्स मिलता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कंस्ट्रक्टिविस्ट में नहीं आती है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच में आती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? ए। योर आंसर विल बी ए। What is the major criticism of कोलबर्ग्स थ्योरी? जो कोलबर्ग की थ्योरी दी गई थी उसका सबसे बड़ा और सबसे मेजर उसको क्रिटिसिज्म क्या दिया गया था? क्रिटिसिज्म होता है जब आप उसमें कोई कमी निकाल देते हैं, ठीक है। कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के लेवल दिए हैं लेकिन एक क्लियर कट स्टेजेस नहीं दी कि कौन सी स्टेज में, मतलब कौन सी एज में कौन सी स्टेज आएगी, कि बच्चा किस वक्त क्या सोचेगा, वो उन्होंने ऐसा सच नहीं क्लैरिफाई किया। कोलबर्ग proposed a theory without any empirical basis। उन्होंने without any empirical basis एक थ्योरी दे दी जिसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। कोलबर्ग proposed that moral reasoning is developmental। कोलबर्ग ये कहते हैं कि मॉरल रीजनिंग जो है वो डेवलपमेंटल है, बेसिकली धीरे धीरे डेवलप होती है। कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। ये कह रहे हैं कि कोलबर्ग जो है उन्होंने जब कल्चरल डिफरेंसेस की बात जो है वो की ही नहीं है, ध्यान में लाए ही नहीं है, क्योंकि जो मॉरल रीजनिंग होती है मेन और विमेन की, उसको लेके जो डिफरेंसेस हैं या फिर उसमें जो कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं उनको उन्होंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर
जो मेन क्राइटेरिया अगर आप ढूंढेंगे ना क्रिटिसिज्म का, तो वो यही है। देखिए वहां पर वो ये बात तो करते हैं गुड बैड है, हम सोसाइटी के इधर जा रहे हैं, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं मॉरल रीजनिंग में। क्योंकि आप देखिए हमारे इंडिया में जो एक डाइवर्स कंट्री है, वहां पर आप हमेशा ये देखेंगे कि हर चीज को लेके नजरिया, एक मेन का एक विमेन का आपको कहीं ना कहीं बहुत अलग मिल जाता है, कल्चरल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, तो ये उन्होंने डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। Question number 6. Which one of the following statements best summarizes the relationship between development and learning as proposed by Vygotsky? देखिए यहाँ पर कहते हैं कि आपको वाइगॉट्स्की की थ्योरी के हिसाब से एक रिलेशनशिप बताना है कि डेवलपमेंट और लर्निंग आपस में कैसा रिलेशनशिप साझा करते हैं। ठीक है, क्या ऐसा है कि जब डेवलपमेंट होगी तो ही लर्निंग होगी, या ऐसा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी डेवलपमेंट के हिसाब से आपकी लर्निंग हो। कई बार जो आपका एज है उससे भी ज्यादा आप सीख जाते हैं, डिपेंड करता है। क्या ये दोनों एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है, सेम है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? तो पहला ऑप्शन कहता है लर्निंग और डेवलपमेंट जो है ना वो पैरेलल है, लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती है। ठीक है, दूसरा कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग का सिनोनिम है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि डेवलपमेंट होगी तभी तो लर्निंग हो रही है। थर्ड ऑप्शन कहता है डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं लर्निंग पर टिकी हुई है। तो देखिए ऐसा नहीं है डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड लर्निंग प्रोसेस, इसमें सबसे ज्यादा सही है। हम इसमें ऑपोजिट पैरेलल डिपेंडेंट का ऑप्शन हम नहीं लेंगे, तो आंसर विल बी सी। विच इज द बेस्ट मैथड ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर? आपको बच्चे का बिहेवियर समझना है, आप बच्चे को समझना चाहते हैं, उसके जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है या उसका जो होल बिहेवियर है वो आप जानना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इंस्पेक्शन करेंगे, प्रैक्टिकल मेथड करेंगे, इंटरव्यू मेथड करेंगे, पर्सनल स्टडी मेथड करेंगे। देखिए इंस्पेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आपने बच्चे को एक बार देखा, 2 बार ऑब्जर्व किया, तो आप उस 1 या 2 बार के बिहेवियर को जज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कंप्लीटली ये तो एक एनालिसिस नहीं बना सकते ना कि बच्चा क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, अब तक इतना क्या है या क्या नहीं है, बच्चे के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में आप पूरा एक कंप्लीट हमें एनालिसिस नहीं दे सकते। प्रैक्टिकल मेथड, इंटरव्यू मेथड, जब आप बच्चे से सवाल जवाब करें या आप उसे कुछ करने को दें और उस वक्त वो उसका क्या प्रतिक्रिया देता है। पर्सनल स्टडी मेथड बिल्कुल मैटर करेगा, क्योंकि वहां पर आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केस स्टडी जैसा मेथड हो जाता है, जहां पर आप बच्चे को पर्सनली देख रहे हैं, उसके हर रोजमर्रा की दिनचर्या सब चीजें उसका देख रहे हैं और आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The students of class 5th make too much of noise in maths class. जो 5th क्लास के बच्चे हैं वो मैथ्स की क्लास में बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। The probable reason of this could be that the teacher, अब देखिए यहाँ पर जो आपको रीजन देना है वो टीचर को ध्यान में रख के देना है कि रीजन क्या हो सकता है कि जो टीचर है is not well versed in teaching methodology, जो टीचर है उसके पास टीचिंग मेथडोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, इज नॉट एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, टीचर जो है इस योग्य नहीं है कि वो क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखे। चिल्ड्रन डू नॉट पे अटेंशन, बच्चे जो है वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं। चिल्ड्रन डिसलाइक द सब्जेक्ट, देखिए अगर बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है, बच्चे को सब्जेक्ट पसंद नहीं है, बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, इसका एक ही कारण है, इसका मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को पकड़ के प्रभावी रूप से सिखा पाए। हर बच्चा अगर उसके हिसाब से आप बच्चे को सेंटर में रखकर बच्चे के हिसाब से पढ़ाएंगे, बच्चों में से एग्जाम्पल उठाएंगे और क्लासरूम को ऐसा बनाएंगे कि वो इस तरीके से हो कि वो बच्चा बिल्कुल क्लास में अटेंटिव रहे, तो उसके लिए आपकी मेथोडोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं टीचर इज नॉट वेल वर्स्ड इन टीचिंग मेथोडोलॉजी, सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया मीन्स, ये कह रहे हैं कि जो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की हम बात करते हैं भारत में, उसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, उसका क्या मतलब है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब है भैया हर बच्चे को आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है कि हर एक बच्चा शिक्षा प्राप्त कर पाए, उससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो ऑप्शंस को देखिए, इतने लंबे चौड़े ऑप्शंस लिखे हैं, आपको मेन मुद्दा ढूंढना है, मुद्दा निकालिए।
इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल चिल्ड्रन टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन, जी बिल्कुल सही, हमें ऐसा ही ढूंढना है। इक्वालिटी ऑफ टाइप ऑफ एजुकेशन अवेलेबल फॉर ईच चाइल्ड, इक्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन में। जब आप बच्चे को शिक्षा प्रदान कर पाएंगे, हर बच्चा शिक्षा ले पाएगा, तभी तो इक्वालिटी भी आएगी ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन जाएगा ए, योर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शैल यू हेल्प अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। देखिए एक बच्चा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में फेल हो गया है, अब उसको कैसे हेल्प करेंगे? बाय गिविंग ग्रेस मार्क्स, आप उसको ग्रेस मार्क्स दे देंगे। बाय होल्डिंग री एग्जामिनेशन, उसका दोबारा से एग्जाम लेंगे। बाय री टीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, उसको दोबारा से वो कॉन्सेप्ट्स जो उसके लिए डिफिकल्ट थे उसको पढ़ाएंगे। बाय आस्किंग पेरेंट्स टू अरेंज प्राइवेट ट्यूशन, पेरेंट्स को बोलेंगे भैया इसके लिए कोई ट्यूशन व्यूशन लगवाओ, प्राइवेट ट्यूशन पे इसको भेजो ताकि ये थोड़ी मेहनत करे, पास हो जाए। फेल हो गया बच्चा आपका, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, आप उसको पूरी मेहनत करेंगे कि आप बच्चे को जो समझ नहीं आ रहा है उसको उठाएं और वो बच्चे को समझाने का प्रयास करें। तो आपका आंसर क्या होगा? सी, योर आंसर विल बी सी। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो आज के लिए थे, फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का टाइम आ चुका है। प्रिपेयर रहिए और अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।